नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश में पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब मैं पहले बता दूं कि अपने जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, तो वो मैंने PDF के लास्ट पेज पे डाल रखा है। ठीक है, तो ये चलते हैं। अब देखिए, ये जो पिक है वो मैंने अपने आदरणीय गुरुजी हैं आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी, उनके वहाँ से लिया है। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है गुरुजी का। तो आप देखिए ये किस प्रकार से, ये राजस्थान का मैप है पूरा। ठीक है, ये मैप थोड़ा सा ऐसे छोटा रहे तो ठीक है, लेकिन चलो इसी में पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो जैसे ये राजस्थान है और राजस्थान का मैप है, तो राजस्थान के मैप को इसको मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा कि एक जो इस तरफ है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो ये है ना यहाँ वाला भाग, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है। यहाँ वाला पोर्शन, ये सारा, ये इतना, इस लाइन से इस तरफ, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये बीच का जो होता है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाता है, ये अरावली हो गई। और इस तरफ का हो जाता है वो अपना रेतीला शुष्क मैदान वगैरह, ये सारे। तो देखो इनमें सभी एरिया को देखो आप अच्छे से पढ़ना, सब अलग अलग टाइप से पूरे विभाजित किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर बना रखी है मैंने, ये है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये क्या होती है कि मतलब ये एक ऐसे मानक तय कर दिया कि इस यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है, 10 सेमी वर्षा रेखा। और ये यहाँ पर बना दी, ये है 20 सेमी वर्षा रेखा। और इसके बाद में ये जो है यहाँ पे ये वाली, तो ये बना रखी है इन्होंने 25 सेमी सम वर्षा रेखा वाला क्षेत्र। ठीक है, और देखो ये ऊपर की तरफ ये घग्गर का मैदान, और ये यहाँ की तरफ है ये शेखावाटी क्षेत्र, ये नागौरी उच्च भूमि, ये लूणी बेसिन क्या होता है, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो। ये बीच में आ गई आपकी अरावली, और इस तरफ ये बाणगंगा नदी का बेसिन, ये बनास बेसिन, ये छप्पन का बेसिन। इस प्रकार से इस पूरे को क्या कर रखा है इन्होंने, अच्छे से विभाजित कर रखा है। ये PDF भी आपको साथ में मिलेगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और देखो ये 50 सेमी वर्षा रेखा यहाँ पर है, ये वाली, ये 50 सेमी वर्षा रेखा है। ये यहाँ पर ये 25 सेमी वर्षा रेखा है, ये 20 सेमी वर्षा रेखा है, और ये 10 सेमी वर्षा रेखा है। अब ये सब नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने एक बार के लिए आपको डायग्राम पर बता दिया। अब एक एक शब्द का हम अच्छे तरीके से वर्णन करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए 1 नंबर पेज पर। ठीक है, ये आ गए। अब देखो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है अपना, ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पहले तो ये बता दूं कि इसमें कितने जिले आते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थल कौन कौन सा है, इसमें अपने 12 जिले आते हैं टोटल। ठीक है, कौन कौन से हैं 12 जिले, तो उनके बारे में बता दूं। एक तो ये गंगानगर, बीकानेर, नंबर 2, 1 सेकेंड रुकना, नंबर 2 पर है बीकानेर है, नंबर 3 पर है जैसलमेर, 4 पर है बाड़मेर, 5 पर है जालोर, 6 पर ये हनुमानगढ़, 7 पर चूरू, 8 पर झुंझुनू, 9 पर सीकर, और 10 पर नागौर, और 11 पर जोधपुर। ठीक है, तो ये इतने ज़िले हैं, ये किस में आते हैं आपके। और ये 12 पर आ गया पाली। तो ये इतने जो ज़िले हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। इस तरफ का ये सारा का सारा क्षेत्र है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये चीज़ बताओ। ठीक है, तो अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टू बी कंटिन्यू करते हैं नोट्स में आके। तो नोट्स में चलो, देखो पहली बात, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये किसका अवशेष माना जाता है, ये 33 महासागर का अवशेष माना जाता है कि भाई ये 33 महासागर का क्या है, अवशेष है। और इसे भारत का विशाल मरुस्थल भी कहा जाता है, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% तो सिर्फ ये अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। मतलब जितना राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है, 34, 22, 239 वगैरह जो भी है। ठीक है, तो अब इसमें से 61.11% पर सिर्फ क्या है, अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% यहाँ पर निवास करता है। मतलब जनसंख्या घनत्व कम है, मतलब 1,75,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है जो अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके विस्तार में यहाँ पर 12 जिले आते हैं, गंगानगर, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, और पाली का पश्चिमी भाग। तो पाली का पश्चिमी भाग भी इसमें आता है। अब मिट्टी कैसी है यहाँ पर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, इन 12 जिलों में, तो बलुई या रेतीली मिट्टी। जलवायु कैसी है, जलवायु यहाँ पर है शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क भी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं क्या कैसी है, अर्ध शुष्क। ज़्यादातर आपको शुष्क ही मिलेगी। और इस भाग का ढाल किस तरफ है, तो इस भाग का ढाल है वो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। देखो कैसे, मतलब इसका ढाल है पूर्व से तो पश्चिम की तरफ,
और उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से इस तरफ से क्या है ऊंचा है और दक्षिण पश्चिम में क्या है ये नीचा है। इसी वजह से देखो आप ये डायग्राम में यहाँ पे ये जो लूनी नदी वगैरह बहती है अजमेर से होकर इधर ऐसे, तो एक सेकेंड यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको अच्छे से, ठीक है, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर लूनी नदी कैसे बहती है, इस तरफ बहती है ना ऐसे, तो इस तरफ ऐसे क्यों बहती है, क्योंकि ये इस तरफ उत्तर पूर्व से लेकर किस तरफ बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर। समझ में आई बात। तो इस तरफ इसका क्या है, ये ढाल क्षेत्र है कि भाई इसकी ढाल किस तरफ है। आगे बात समझ। अब आगे देखो इसकी कुल लंबाई कितनी है, इस पूरे के पूरे पश्चिमी रेतीले जो ये मैदान है वगैरह इसकी लंबाई तो है 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, तो वो चौड़ाई है आपकी 300 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है कि भाई ये समुद्र तल से ये कितना ऊंचा है, तो ये 200 से 300 मीटर ऊंचा है पूरा, ठीक है। अब देखो ये विशाल मरुस्थल जो अपने यहाँ पर आप देखते हैं अपन जैसलमेर साइडर, ये अपना नागौर सीकर चुरुजुनु, जो ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है उसका ही पूर्व वाला भाग है। कौन सा भाग है, पूर्व वाला भाग है जो उत्तरी अफ्रीका से प्रारंभ होकर फिलिस्तीन, अरब, ईरान से होता हुआ भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यों तक क्या है फैला हुआ है। आगे बात समझ में। अब देखो 25 सेमी वर्षा रेखा इस मरुस्थल को दो भागों में बांटने का कार्य करती है, एक तो रेतीला शुष्क मैदान और एक अर्ध शुष्क मैदान, और अर्ध शुष्क मैदान को ही हम बांगर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो चलो 25 सेमी वर्षा रेखा पर, तो ये आगे हम एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ साफ यहाँ पे नीट एंड क्लीन करके और फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये 25 सेमी वर्षा रेखा है, कौन सी, ये वाली ये 25 सेमी वर्षा रेखा है। ये इसको किस में बांटती है, तो जो रेतीला शुष्क मैदान, कौन सा मैदान, देखो ये लिखा हुआ रहा, ये यहाँ पे ये आपके रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क में। तो देखो अब इस 25 सेमी वर्षा रेखा से इस तरफ का जितना भी ये पूरा मटेरियल है, ये पूरा एरिया है, ये सारा का सारा किस में आएगा, ये आएगा शुष्क में। और अरावली और इसके इस तरफ ये किस में आएगा, ये आएगा अर्ध शुष्क में। शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ये सब किस में आएगा, अर्ध शुष्क में आएगा। आई बात समझ में आपके, ठीक है। तो 25 सेमी वर्षा रेखा इसको दो भागों में बांटती है। नंबर 1 पर तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, बाकी का भी संभाल लेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं रेतीला शुष्क मैदान। अब रेतीला शुष्क मैदान है, इसके बारे में ये किस क्षेत्र में, तो ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं जोधपुर और चूरू का पश्चिमी भाग, ये आपका रेतीला शुष्क मैदान है। और यहाँ पर बालू का स्तूपों की अधिकता है। अब बालू का स्तूप क्या है वो समझो साफ पेज पर। बालू का स्तूप है, इसको अपन ऐसे जल्दबाजी में बोल देते हैं बालू का स्तूप। तो बालू क्या होती है, बालू होती है मिट्टी, और स्तूप का मतलब है एक तरीके से टीले। तो मिट्टी के जो टीले हैं उनकी यहाँ पर अधिकता है। अब देखो मिट्टी के टीले कैसे होते हैं, बारीक मतलब ऐसे मिट्टी होती है उसके ऐसे टीले बने हुए। अब इन टीलों पर क्या होती है, जैसे जैसे हवा चलती है तो इसके साथ ही ये जो मिट्टी है वो उड़ती है, ये उड़ती उड़ती किसी दूसरी जगह आ जाएगी, वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, और ठीक है फिर यहाँ से उड़ेगी, फिर कहीं और जाकर और क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसे क्या होते हैं, मिट्टी के टीले वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। मिट्टी के टीलों का आकार है वो भी हवाओं के कारण कटता है, अलग तरीके से बनता है। कभी चांद जैसा बन जाएगा, कभी धोरे लंबे बन जाएंगे, कभी ऊंचे बन जाएंगे, अवरोध आ जाएगा तो ऊंचे धोरे बन जाएंगे। तो मतलब ये मिट्टी होती है, मिट्टी के स्तूप होते हैं, और हवाओं के कारण इनका स्थान और आकृति बदलती रहती है, इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो वापस आओ, ठीक है। इनकी उपलब्धता के आधार पर रेतीले शुष्क मैदान को दो भागों में बांटा गया। किन की उपलब्धता के आधार पर, बालू का स्तूपों की अधिकता, बालू का स्तूपों की उपलब्धता के आधार पर कि भाई कहाँ कहाँ बालू का स्तूप है। जहाँ जहाँ बालू का स्तूप है उसे तो बोलेंगे बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, और जहाँ जहाँ नहीं है उसे बोलेंगे बालू का स्तूप मुक्त या रहित प्रदेश। आगे बात समझ में। अब देखो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश कौन से हैं, तो बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, धोरे कहते हैं। और ये बालू का स्तूप वायु अपर्दन और निक्षेपण का ही क्या है, परिणाम है। मतलब ऐसे समझ लो ये हवा है ना, मेन हवा पर ही डिपेंड है। जिस तरफ हवाएं चलती है और हवाएं इसकी आकृति डिसाइड करती है, हवाई इसका स्थान डिसाइड करती है, ठीक है। इनका स्थानांतरण है वो मार्च से जुलाई तक सर्वाधिक होता है। क्यों, क्योंकि मार्च से जुलाई में आपने देखा होगी कि धूल भरी क्या चलती है, आंधियाँ चलती है, मार्च टू जुलाई, ठीक है। पश्चिमी रेतीले मैदान के लगभग 60% भाग पर
60% भाग पर, मतलब ऐसे तो एग्जैक्ट 58.50 है, लेकिन लगभग 60% भाग पर आपको ये बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? बायतू, चोटन, शेरगढ़, सिव, रामगढ़, भालेरी, चूरू, सूरतगढ़, गंगानगर, लूण, करणसर, करणी माता, मोहनगढ़, जैसलमेर, ये स्थान ऐसे हैं। ये सिव, ये आपको बायतूर, ये इधर बाड़मेर साइड मिलेंगे। ये भालेरी, चूरू में, सूरतगढ़, गंगानगर में, मोहनगढ़, जैसलमेर में, करणी माता, लूण, करणसर, बीकानेर में, इस साइड आपको ये देखने को मिलेंगे। और ये बालू का स्तूप भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये आगे से आगे विभाजन हो रहा है। पहले हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दो भागों में बंटा, अर्ध शुष्क और शुष्क। ठीक है, और शुष्क। शुष्क को हमने पढ़ना शुरू किया, शुष्क भी दो भागों में बंट गया, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक आ गया बालू का स्तूप मुक्त। अब इसमें बालू का स्तूप युक्त में भी अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, 8 तरीके के बालू का स्तूप होते हैं। अब इनका हम करेंगे अध्ययन। तो देखो बालू का स्तूप में पहला बालू का स्तूप है पौनानुवर्ती रेखीय और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो ये क्या होता है? जैसे हवाएं इस तरफ चल रही है तो हवाएं मतलब इस तरफ चलेगी तो हवाओं की दिशाओं के समानांतर बनते हैं, मतलब इस तरफ और इस तरफ बालू का स्तूप बन जाएंगे, मतलब रेत के धोरे बन जाएंगे। तो ये वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं और इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर ऊंचाई होती है। ठीक है, और इनका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? ये जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़, जोधपुर और बाड़मेर में इस प्रकार के धोरे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आता है बरखान या अर्धचंद्राकार। अब देखो क्या होता है, जैसे ऐसे हवाएं चल रही है अपने साथ मिट्टी के कण ले जा रही और कोई अवरोध आ गया ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे ही धोरा बन जाएगा। तो धोरा कैसा बनेगा? ऐसे चांद की आकृति का अर्धचंद्राकार, मतलब ऐसा बालू का स्तूप मतलब धोरा बन जाएगा। ये 10 से 20 मीटर ऊंचा होगा, चौड़ाई इसकी 100 से 200 मीटर तक हो सकती है। ऐसे धोरे आपको चूरू, भालेरी, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूण, करणसर, करणी माता, ओशियां, जोधपुर, इस साइड आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, इनका निर्माण दीर्घ काल तक, मतलब लंबे समय तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं। जैसे ये हवा चल रही है इससे, तो इसके समकोण पर बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो इनको बोलेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये बीकानेर और हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में मिलते हैं। इसके बाद में पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं परवलय, और मैथ्स वालों को पता है कि परवलय होता है ऐसा, y² बराबर 4x। चलो इसको छोड़ो आप, ऐसे परवलय बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। तो परवलय का आकार ऐसे यू के आकार का होता है, और यू के आकार की जो महिलाओं के लेडीज के हेयर पिन होती है वो भी किस आकार की होती है? यू के आकार की होती है। ठीक है, तो ये लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों में देखने को मिलेगा पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, और ये इसकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन की तरह होती है, और इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान होता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर झाड़ियाँ, पेड़ ऐसे थोड़े बहुत आगे, तो मिट्टी आएगी, इनके अंदर फंसेगी, और फिर यहाँ से ऐसे 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 करते 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 यहाँ पर क्या बन जाएगा? धोरा बन जाएगा रेत का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि किस प्रकार के बालू का स्तूपों की आकृति महिलाओं के हेयरपिन की तरह होती है, तो ये पैराबोलिक की। इसके बाद में है तारा बालू का स्तूप। तो तारा बालू का स्तूप मतलब स्टार जैसी आकृति बन जाती है, हवाएं इसी प्रकार से, मतलब कभी इस तरफ से चली कभी इस तरफ से चली, तो स्टार जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है ना स्टार, ऐसी। ठीक है, तो ये जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण और गंगानगर के सूरतगढ़ में तारा बालू का स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेटवर्क बालू का स्तूप, ये उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय भागों में देखने को मिलता है। नेटवर्क मतलब जैसे एक यहाँ पर बालू का स्तूप बना, फिर आगे एक और बना, फिर आगे ऐसे बना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना, आगे से आगे, फिर ये चार के आगे ऐसे 3 बन गए, ऐसे मतलब आगे से आगे बालू का स्तूप मिलते हैं, तो ये होते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। उसके बाद में सब्र काफीज बालू का स्तूप। तो छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास के झुंड के आसपास आपने देखा होगा कि अपने जैसे ये केर वगैरह होते हैं तो, और झाड़ियाँ होती है, तो इनके पास में मतलब ये एकदम मल्लू चिकनी चिकनी मिट्टी के मतलब ढेर लग जाते हैं। ठीक है, तो इनके आसपास बनते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह देखने को मिलते हैं सब्र काफीज बालू का स्तूप। ठीक है, अब देखो आगे देखिए, आगे है अवरोधी बालू का स्तूप। ठीक है, अवरोधी बालू का स्तूप, तो ये पुष्कर में, बूढ़ा पुष्कर, नागपाड़, ये सब अजमेर साइड की बात हो रही है। बिच्छुन पहाड़, जोबनेर, जयपुर वाला, सीकर की पहाड़ियों के आसपास आपको अवरोधी बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। और इनका निर्माण होता है किसी अवरोध के कारण, जैसे कोई अवरोध आ गया मतलब मिट्टी के सामने, तो इसके ऊपर जमाव हो जाता है, और ये अवरोध झाड़ी, पेड़, भवन या पहाड़ी के कारण हो सकता है, तो इसे कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। इस प्रकार से 8 प्रकार के क्या होते हैं? बालू का स्तूप होते हैं। अब आगे आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अध्ययन।
तो एक बार के लिए थोड़ा सा और समझा दूं कि जैसे हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, क्या है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो लाडलो, मेरी पढ़ाने की स्पीड है ज़्यादा, मैं टाइम कम से कम लेता हूँ और कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देता हूँ, तो आपको वीडियो देखकर फायदा ही होगा नो डाउट। अब देखो इसमें आ जाएगा आपके पश्चिमी रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीला मैदान, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे अरावली आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर पूर्वी मैदान आ जाएगा और इसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाएंगे। इनको छोड़ो, अभी हम पढ़ रहे थे पश्चिमी रेतीला मैदान। इसको दो भागों में बांटा था, किसमें, एक तो अर्ध शुष्क में और एक शुष्क में, ठीक है ठीक है। अब इसमें आ गया आपके जो बेसिन आ गए, लूणी नदी का बेसिन और ये शेखावाटी वाला, नागौरी उच्च भूमिर, ये आ गया, ठीक है। और शुष्क में, इस शुष्क को भी हमने दो भागों में बांटा था, ठीक है। शुष्क को दो भागों में बांट दिया। शुष्क किस में बंटा, रेतीला शुष्क मैदान, ये दो प्रकार में बंट गए। एक तो आपके पहले पश्चिम रेतीला मैदान दो भागों में, और उसके बाद में ये शुष्क भी दो भागों में। किसमें, एक तो बालू का स्तूप युक्त, जिसमें बालू का स्तूप हो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक है इस तरफ बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है, मुक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप युक्त में क्या क्या आएगा, बालू का स्तूप में हमने 8 प्रकार के क्या पढ़े, बालू का स्तूप पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश से, ठीक है। अभी युक्त हमने पढ़ लिया 8 प्रकार के। तो ठीक है विद्यार्थियों, कंटेंट कैसा लगा, कंटेंट के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी, और टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मोबाइल नंबर भी दे रखें, वहां से आप हमारी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।